हेलो फ्रेंड्स, यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने जो 200 क्वेश्चंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी उसमें आज अपने 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 20 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए आरेख में 4 विभिन्न प्रकार के इस्पात के स्पार्क के गुण को बताया गया। तो निम्न में से सबसे हाई स्पार्क का गुण कौन सा है? तो अपना यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर वाला राइट हो जाएगा। बिकॉज आप देखोगे तो इसके अंदर स्पार्क सबसे ज़्यादा है, फिर उसके से कम है, फिर उससे कम है, देन सबसे कम है। तो इसी प्रकार एक सीरीज के अंदर इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा ऑक्सी और एसिटिलीन प्रकार की लो नहीं है? तो कौन सी ऐसी फ्लेम जो होती है जो कि ऑक्सी एसिटिलीन के अंतर्गत नहीं आती? तो वो कौन सी होती है? नेचुरल फ्लेम जो होती है, जिसे प्राकृतिक लो के नाम से या फ्लेम के नाम से अपने जानते हैं, वो ऑक्सी एसिटिलीन की लो के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद बड़ा है, तो इसका क्या कारण है? यानी कि जब अपने ड्रिलिंग करते हैं तो अपने को जैसे कि 10 mm का ड्रिल चाहिए, 10 mm का होल चाहिए, तो वहाँ पे 10 के अलावा वो 10 पॉइंट कुछ समथिंग कर रहा है। तो उसका क्या रीज़न है कि वो होल को बड़ा बना रहा है? तो क्या रीज़न होगा उसका कि कटिंग एज जो होते हैं, जिनको लिप पॉइंट्स जो होते हैं, वो उनकी असमान है लंबाई, जो लंबाई है वो यहाँ से समान ना होने की वजह से क्या होता है, एक्यूरेट होल नहीं बना पाता। उसके बाद देखिए, यदि बेच वॉइस ज़्यादा टाइट कसा जाए तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? तो यानी कि जब अपने ज़्यादा उसको टाइटली कसते हैं बेच वॉइस को, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है जिसके ऊपर थ्रेड कट की जाती है, वो थ्रेड क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। यहाँ से थ्रेड यानी कि घिस जाती है या ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब अपने रोटेट करते हैं स्पिंडल के माध्यम से, उसको रोटेट किया जाता है, तो उसके अंदर जो थ्रेड होती है वो घिस जाने की वजह से वो टाइट नहीं होती, बंद नहीं होती, ना खुलती है, यानी कि फ्री हो जाती है वो। तो यहाँ से अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इकाइयों के एसआई इकाई के आधार यानी कि बेस नहीं, एसआई यूनिट्स के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि कौन सी इकाई इनमें से बेस नहीं है? तो जो जूल जो होती है वो अपनी एसआई यूनिट्स के अंतर्गत बेस नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊष्मोपचार प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्यों की जाती है? जैसे हार्डनिंग के बाद अपने को टेम्परिंग करते हैं, क्यों करते हैं? ब्रिटलनेस का गुण कम करने के लिए। उसी प्रकार नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है वो क्यों की जाती है? प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कैसे की जाती है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसका। जैसे हार्डनिंग के बाद अपने टेम्परिंग की जाती है ब्रिटलनेस कम करने के लिए, उसी प्रकार नॉर्मलाइजिंग उस मेटल पे की जाती है जिस पे अपने काफ़ी बार हैमर की चोट मार चुके हैं या काफ़ी बार उस पर ऑपरेशन हो चुके हैं, उसकी एक्यूरेसी ख़राब हो चुकी है, तो वापस से उसकी जो स्ट्रक्चर जो उसके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने कौन सी प्रोसेस की जाती है? नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊष्मोपचार प्रक्रिया की एनीलिंग का क्या उद्देश्य है? जैसे हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग पढ़ी, उसी प्रकार एक प्रोसेस अपनी एनीलिंग भी होती है। तो एनीलिंग प्रोसेस किस लिए की जाती है? मृदुपन यानी कि मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए, या फिर मशीनी एबिलिटी सुधारने के लिए अपनी किसका प्रयोग किया जाता है? एनीलिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिखाए गए आरेख में किस प्रकार की फाइलिंग का प्रयोग किया गया है? तो यानी कि फाइलिंग करने के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं फाइलिंग करने के। तो जो फिगर के अंदर अपने को जो मेथड दिखाया गया, कौन सा मेथड दिखाया गया, इसे ड्रा फाइलिंग के नाम से अपने जाना जाता है। जब अपने बेच वॉइस के सामने खड़े होकर स्ट्रेट में फाइल, सीधी फाइल करते हैं पैरेलल के अंदर, तो उसे स्ट्रेट फाइल के नाम से जाना जाता है। और अपने जिस अवस्था में उसके जो वर्क पीस है, ठीक है, उसके सामने खड़े होकर जब अपने फाइलिंग कर रहे हैं, जैसा कि डायग्राम के अंदर अपने को दिखाया गया है, तो इस फाइलिंग को क्या कहा जाता है? ड्रा फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग में देखो जैसे कि ये वर्क पीस है अपना, समझिएगा थोड़ा सा, जैसे ये वर्क पीस है तो इस तरीके से अपनों ने जो लाइनिंग की, ये क्या कहलाती है? स्ट्रेट फाइलिंग कहलाती है अपने, ठीक है। जब अपने वर्क पे जो बैच वाइज है यहाँ पर खड़े होकर जब अपने वर्क करेंगे सामने की तरफ, तो वो स्ट्रेट फाइलिंग कहलाती है। उसी प्रकार ड्रा फाइलिंग कैसे कहलाती है कि ये अपना एक वर्क पीस है, यहाँ से इस तरीके से अपने यहाँ पर खड़े होकर, जैसे कि डायग्राम के अंदर अपने को दिखाया गया, यहाँ खड़े होकर जो फाइलिंग की जाती है
उसे ड्रा फाइलिंग के नाम से जाना जाता है। देन जो एक और अपनी आती है वो होती है क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में क्या होता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं सरफेस के ऊपर, क्रॉस के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, यानी कि उसमें क्या बोल सकते हैं कि 45 डिग्री के एंगल में राइट साइड एंड 45 डिग्री के एंगल में लेफ्ट साइड जो अपने कटिंग करते हैं, मेटल को रिमूव किया जाता है, वो अपने क्या कहलाती है, क्रॉस फाइलिंग कहलाती है। तो यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगी, जो कि डायग्राम के अंदर अपने को ड्रा फाइलिंग दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वी ब्लॉक जो होता है, ठीक है, गोल छड़ वगैरह को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। मेनली अपने को पता है ऊपर अपने क्या करते हैं, क्लैंप की सहायता से यू क्लैंप लगाकर एंड वी ब्लॉक के अंदर वर्कपीस को होल्ड किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि वर्कपीस को जो होल्ड किया जाता है तो उसके ग्रुप के अंदर जो कोण होता है सामान्यतः कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है, तो 90 डिग्री का एंगल उसके अंदर बनाया जाता है। तो यहाँ से अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि नीचे आरेख में एक औजार दिखाया गया ए से चिन्हित, यानी कि जो ए वाला पार्ट है वो पूछा जा रहा है, जो बीच के अंदर अपने को एक स्ट्रिप टाइप भाग जो दिखाई दे रहा है उस भाग को पूछ रहा है कि इस भाग का क्या नाम है, इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, इस वाले भाग की बात की जा रही है। तो नोज जो मशीन के स्पिंडल पर टेपर के शंख को हटाया जाता है इसे कहा जाता है टेपर शंख। से नोज को हटाने के लिए जब अपने ड्रिल को बाहर निकाला जाता है, टेपर शंख ड्रिल वगैरह जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए जिस टूल का अपने प्रयोग किया जाता है उसे अपने किसके नाम से जाना जाता है, ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ड्रिफ्ट, तो इसका अपने कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि गैस वगैरह लीक ना हो तो उसकी जांच के लिए मेनली सबको ही पता है किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, साबुन के पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर साबुन का घोल बनाकर और उसके ऊपर पानी को जहाँ से लीकेज होती है वहाँ पर डाला जाता है। अगर बुलबुले उठते हैं वहाँ पे उसके सरफेस पर राउंड शेप में, तो यहाँ से इसका क्या मतलब है कि सरफेस में से वहाँ से अपने बाहर की तरफ गैस निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है बुलबुले तो यानी कि अपनी गैस लीकेज नहीं हो रही। नेक्स्ट देखिए कि स्लोट की चौड़ाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्लोट जैसे यानी कि झिरी की बात कर रहा है, ये एक झिरी है अपनी, किस तरीके से, जैसे इस तरीके का एक वर्क पीस अपने बनाया गया, तो ये आंतरिक माप जो ये वाली है, यहाँ पर इस माप को लेने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, तो किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक इस आकृति के अंदर अपने बनाया जाता है। उसकी लेग इस तरीके से बाहर की साइड मोड़ दी जाती है, जिसे अपने इनसाइड कैलिपर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। श्रिंकेज फिट क्या होती है, जैसे कि अपनी कौन सी फिट के अंतर्गत आती है, श्रिंकेज फिट जो होती है एक तरफ से ऐसी फिट होती है जो कि अपने रिम, जैसे कि लकड़ी की रिम या फिर कार्ट रिम, यानी कि एक ठोस तरीके से ये फिट इस तरीके से होती है, सुकड़न वाली फिट होती है, जो कि जैसे कि लोहे की रिम होती है उसके ऊपर अपने जब कोई कवर को चढ़ाया जाता है, लकड़ी के रिम वगैरह उस पर चढ़ाए जाते हैं तो वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सूख जाती है, सिकुड़न का, जैसे कि श्रिंक रूल वगैरह जो होते हैं उनका प्रयोग कैसे कि डाई श्रिंक वगैरह के अंदर अपने प्रयोग करते हैं पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि वो सिकुड़न का काम करते हैं इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस फिट देता है, नहीं, यहाँ से क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्लियरेंस फिट जो होती है हमेशा अपने को कौन सी फिट देता है, क्लियरेंस जो अपने को पॉजिटिव के अंतर देता है, प्लस के अंतर्गत आती है। उसके बाद इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस फिट देती है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि इंटरफेरेंस फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज जो इंटरफेरेंस फिट होती है वो हमेशा शाफ्ट पर दी जाती है, क्लियरेंस फिट जो होती है वो हमेशा होल पर दी जाती है, यानी कि अपने बोल सकते हैं क्लियरेंस फिट के अंदर होल का साइज क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है, एंड इंटरफेरेंस फिट जो होती है उसके अंदर शाफ्ट का साइज बड़ा रखा जाता है और होल का साइज छोटा रखा जाता है। 4 नंबर वाला ऑप्शन देखिए कि ट्रांजिशन फिट जो होती है वो कभी कभी क्लियरेंस देती है तो कभी इंटरफेरेंस, ये यहाँ से अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि क्लियरेंस है हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव प्लस के अंतर्गत रहती है, क्लियरेंस के अंदर हमेशा होल का साइज बड़ा रहता है और अपने जो शाफ्ट का साइज होता है वो हमेशा छोटा रहता है। इंटरनल फिट जो होती है
उसके अंदर क्या होता है कि हमेशा शाफ्ट का साइज बड़ा रहता है और होल का साइज छोटा रहता है। बट एकमात्र ट्रांजिशन फिट एक ऐसी फिट होती है जो कभी पॉजिटिव यानी कि कभी होल का साइज बड़ा होता है तो कभी शाफ्ट का साइज बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिवेट जॉइंट से प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हुए एक कवर प्लेट को जोड़ता है जो कि ज्वाइंट अपना क्या कहलाता है। तो कौन सा ज्वाइंट कहलाता है? 35 नंबर क्वेश्चन का अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट किस आकृति की बात कर रहा है? जैसे कि एक ये वर्क पीस है, उसी के साथ में यहाँ पर दूसरा वर्क पीस इन्होंने बनाया, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है? एक रिविट के माध्यम से यहाँ पर जोड़ा जाता है इसको, जो ज्वाइंट अपना कौन सा कहलाता है? बट ज्वाइंट कहलाता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। रिविट ज्वाइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक की जोड़नी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ने की प्रक्रिया, तो प्लेट को जोड़ा जाता है तो रिविट के माध्यम से उसके ऊपर क्या किया जाता है? प्लेट को रखकर एक प्लेट को रिविट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, जिसे अपने किस नाम से जाना जाता है? बट ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेज मूल्यतः होते हैं। गेज जो होते हैं क्या वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं कि चेकिंग के अंतर्गत आते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ से अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गेज जो होते हैं वो मेजरमेंट नहीं लेते, कभी भी उस पर माप लिखी नहीं होती, वो क्या करते हैं? एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि हाई लिमिट और लो लिमिट दो लिमिट्स उसके अंदर दी जाती है। वर्कपीस की सबसे कम साइज के अंदर जो अपने एक्सेप्टेबल साइज कहलाता है, सबसे ज़्यादा जो साइज होता है अपर लिमिट, उस रेंज के बीच में अपने क्या किया जाता है? गेज बनाया जाता है। तो गेज एक क्या होता है? चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, पार्ट को चेक करता है ना कि मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी शीट सबसे पतली होती है? तो इसमें बता रहा है, अपनों ने वायर गेज की बात कर रहा है, ये यहाँ पे वायर गेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर किस चीज़ की बात की जा रही है? निम्न में से कौन सी शीट सबसे पतली होती है? तो कौन सी शीट सबसे पतली होती है? एक चीज़ का अपने को क्लियर होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ संख्या अपने बढ़ेगी उतने थिकनेस जो है शीट की क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। जैसे ही नंबर घटेंगे, यानी कि 1 से लेके अपने 36, 0 से 36 वाली की रेंज का प्रयोग किया जाता है, 0 से 36 तक की, ठीक है, टोटल रेंज अपनी रहती है। तो 0 नंबर वाली जो सीट है वो सबसे मोटी थिकनेस की सीट को चेक करती है। 0 नंबर वाला जो गेज है, जो नंबर है वो सबसे बड़ी को करेगी, 36 नंबर वाली जो होती है वो सबसे कम की करेगी। तो अपने बोल सकते हैं मेनली इन 4 ऑप्शन पे बता रहा है कि सबसे पतला होता है, यानी कि सबसे पतली थिकनेस की सीट कौन सी है इसमें से? तो जो 40 गेज की शीट होती है वो सबसे पतली होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? 0 जितना ही नंबर कम होगा उतनी थिकनेस बढ़ती जाएगी, जितना ही नंबर बढ़ेगा उतनी थिकनेस कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज विशेष के सेट के अंदर पाया जाता है। तो भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज जो होता है वो कितने के अंतर्गत पाया जाता है? 112 का पीस अपने को बनाया जाता है। ब्रिटिश के अंदर जो होता है मेनली 81 का बनाया जाता है। अभी अपने को यहाँ पर किस चीज़ के बारे में देखना है? भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो 112 पीस का सेट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिखाए गए प्लग चेक गैप की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? एक गेज का प्रयोग किया जा रहा है। कौन से गेज का प्रयोग इसके अंदर किया जा रहा है? तो यानी कि दो पार्ट्स है उसके बीच का गैप चेक किया जा रहा है। फिर जो डायग्राम के अंदर अपने को जो दिखाया गया कौन सा गेज है? ये फिलर गेज है। फिलर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दो मैचिंग पार्ट्स जो होते हैं उनके बीच का, जैसे कि ये एक वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, उसके बाद जस्ट ये एक वर्कपीस बनाया, तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजरमेंट करने चेक करने के लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे? फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। स्नेप गेज का प्रयोग किया जाता है जैसे कि लंबाई चौड़ाई वगैरह चेक करने के लिए। लिमिट गेज एक लिमिट के अंदर जो दिए जाते हैं उन्हें लिमिट गेज के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट 40 नंबर वाला क्वेश्चन कि नीचे दिखाई गई थ्रेड को पहचानिए। तो मेनली अपने को एंगल दिया है, यहाँ से अपने पहचान सकते हैं कि कौन सी थ्रेड है। सभी थ्रेड का अपने को एंगल क्लियर होना चाहिए।
तो डायग्राम के अंदर ये दिखाई हुई है कौन सी थ्रेड है, अपनी बट्रेस थ्रेड है। बट्रेस थ्रेड का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, बढ़ई वाइस जैसे कारपेंटर वगैरह वर्क होता है तो वहाँ पर लकड़ी के वर्क के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है नक्कल थ्रेड, जो कि रेलवे कपलिंग वगैरह के अंदर बनाई जाती है, जिसका एंगल कितना होता है, 30 डिग्री के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्मे होती है, एक्मे का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है, जो कि लीड स्क्रू वगैरह पर, जैसे लेथ मशीन की लीड स्क्रू होती है तो उसके ऊपर ये कट की रहती है। उसके बाद आती है देखो ब्राउन एंड शार्प टेपर, जो किसके ऊपर होती है, जैसे मिलिंग मशीन वगैरह होती है तो उसके स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड कट की रहती है तो कौन सी थ्रेड रहती है, ब्राउन एंड शार्प थ्रेड कट रहती है। तो नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि अपने एक क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने 41 नंबर क्वेश्चन से क्लास को शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।